कैसे हो आप लोग? पढ़ाई हो रही है? पता नहीं, है ना? पढ़ते रहिएगा। चलिए टॉपिक पे आते हैं। आज हमें करना है आरएनएस इक्वेशन। इससे पहले वाले वीडियो में आपने क्या क्या किया है? इससे पहले वाले वीडियो में आपने जो हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो आपने 2 वीडियोस हो चुके हैं। प्लीज़ वो वीडियो जरूर देखिएगा। पहला वीडियो था कोलिजन थ्योरी का, जिसमें हमने आरएनएस इक्वेशन को डिराइव किया था। सेकेंड वीडियो था ग्राफ्स के ऊपर, ठीक है, ग्राफ्स फॉर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, कि ग्राफ्स कैसे बनेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, वो था। दिस इज द थर्ड वीडियो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आरएनएस इक्वेशन को खोलेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। और वो इक्वेशन कैसे, मतलब उसमें जो रेट कांस्टेंट होता है कि जिसको कि हम रेट भी बोल सकते हैं, वो एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आते हैं। तो हमने बोला आरएनएस इक्वेशन। आरएनएस इक्वेशन क्या है? ये एक इक्वेशन है विच रिलेट्स द रेट कांस्टेंट के विद टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। मतलब ये क्या करेगा, रेट कांस्टेंट के को, रेट कांस्टेंट मतलब रेट, है ना, बता चुका हूँ, पिछले वीडियो देख के आइएगा प्लीज। रेट कांस्टेंट के को टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी के साथ रिलेट करता है, ठीक है। मैथमेटिकली अगर हम बोलें तो हमारे पास होता है के रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस ए ओवर आर टी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ए को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट, ये आपको पता है। ए, नाउ व्हाट इज ए को बोलते हैं आर्हीनियस कांस्टेंट, आर्हीनियस कांस्टेंट, ठीक है। या इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल। ये एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है, उससे पहले वाला फैक्टर, तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है। अब अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो ए जो होता है वो होता है जेड ए बी इंटू पी। याद है कुछ? जेड ए बी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। एक ए और बी है, वो एक सेकंड में एक यूनिट वॉल्यूम में कितने कोलिजन शो कर रहे हैं, जेड ए बी। और पी को हमने बोला था, पिछला वीडियो देखिए प्लीज, बिना उसके नहीं आएगा। पी को हमने बोला था ओरिएंटेशन फैक्टर, मतलब सिर्फ कोलिजन होना काफ़ी नहीं है, सही तरीके से कोलाइड करना, दैट्स कॉल्ड पी, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट को हमने बोला था ए, और ए को हम यहाँ पे लिखते हैं आरएनएस कांस्टेंट। अब देखिए ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी है। क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी? याद रखना, मैं यूनिट यहाँ पे लिख रहा हूँ जूल्स में, इसको यहाँ पे कोट करेंगे। आर गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल होगी, ठीक है। और टी टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लेना है, केल्विन में लेना है, ठीक है बेटा। अब इस इक्वेशन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। देखो के मतलब रेट, के हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेट को। रेट मतलब रेट, यानी कि रेट कांस्टेंट है, पर के ज़्यादा तो रेट ज़्यादा, और के कम तो रेट कम, ये पता है। अब आ जाइए यहाँ, ये कांस्टेंट है क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ रहे हैं। ये कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर का, इससे ए से कोई लेना देना नहीं। अब देखो के ज़्यादा या कम कब होगा, यानी कि रेट ज़्यादा या कम कब होगा, वो डिपेंड करता है 2 फैक्टर पे। एक डिपेंड करता है एक्टिवेशन एनर्जी पे और एक डिपेंड करता है टेम्परेचर, ठीक है। अब आते हैं वापस, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है? टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये ओवर आर टी की वैल्यू कम हो जाएगी, है ना, इस पूरे की वैल्यू कम हो जाएगी। भाई टेम्परेचर ज़्यादा तो ई और आर टी की वैल्यू कम, बट यहाँ पे साइन है माइनस का, तो माइनस ई ओवर आर टी की वैल्यू बढ़ जाएगी। बोलोगे सर क्या बोल रहे हैं? चलिए अच्छा वापस आते हैं। मैंने बोला, ध्यान से सुनना, 60 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, और 60 डिवाइडेड बाई 12, 10 6 जा 60, ठीक है, और 12 5 जा 60। अभी ये इसको टेम्परेचर मान लो ये कम है, तो ई और आर टी की वैल्यू ज़्यादा आ रही, और जैसे टेम्परेचर बढ़ा, ये डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन बढ़ा, वैसे ई और आर टी की वैल्यू क्या होगी? कम। पर अगर दोनों में मैं माइनस साइन लगा दूँ, क्योंकि माइनस ई और आर टी है, तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा है? अभी कौन सी वैल्यू ज़्यादा है? और अब माइनस साइन लगते कौन सी वैल्यू बढ़ी? ये वाली। मेरी बात समझ में आ रही है? तो टेम्परेचर ज़्यादा तो ई और आर टी की वैल्यू कम, ध्यान से सुनिएगा, और माइनस ई और आर टी की वैल्यू ज़्यादा, और इसकी वैल्यू ज़्यादा तो के ज़्यादा। देयरफॉर समझ में आया? देयरफॉर के ज़्यादा। क्या रूल? टेम्परेचर ज़्यादा, ई और आर टी की वैल्यू कम,
माइनस ए और आर टी की वैल्यू ज़्यादा और इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा तो के की वैल्यू ज़्यादा। तो टेम्परेचर ज़्यादा तो के ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा तो के ज़्यादा, तो ये मतलब रेट कांस्टेंट ज़्यादा, रेट कांस्टेंट मतलब रेट ज़्यादा। तो टेम्परेचर ज़्यादा तो रेट ज़्यादा, रेट यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? ठीक है। अब पहली बात, दूसरी बात, ये नोट छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, बनाइएगा कॉपी में। दूसरी बात, टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी को इन्फ्लुएंस करेगा। टेम्परेचर चेंज होगा तो ये चेंज होगी, बोलो। टेम्परेचर चेंज होगा तो ये चेंज होगी, नहीं होगी। टेम्परेचर डू नॉट इन्फ्लुएंस ये। हाँ, ये वैल्यू ये और आर टी की वैल्यू चेंज होगी जब टेम्परेचर चेंज होगी। तो टेम्परेचर चेंज होने पे ये चेंज नहीं होगी, ये चेंज नहीं होगी, रट लो। ठीक। अब तीसरी बात, ये इजी पॉइंट था, अब मैं यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिख रहा हूँ। ये अगर ज्यादा है, ठीक है, तो ये ओवर आर टी की वैल्यू ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है, ये ज्यादा तो ये ज्यादा, बट माइनस ए ओवर आर टी की वैल्यू कम, ठीक है, और माइनस ए और आर टी की वैल्यू कम तो देयरफॉर के कम, सॉरी के डिक्रीज, ठीक है। तो ये ज्यादा, मैं बच्चों से पूछता हूँ, बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा और रेट ऑफ रिएक्शन क्या, तो 99% बच्चा बोलता है ज्यादा, ये ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम, देख लो ना यहाँ पे, ये ज्यादा तो इसकी वैल्यू ज्यादा, तो माइनस ए और आर टी की वैल्यू कम, और माइनस ए और आर टी की वैल्यू कम तो के की वैल्यू कम। तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर किसी रिएक्शन की ज्यादा, थ्योरी में सीखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, वो एनर्जी जो हम टेम्परेचर बढ़ा के प्रोवाइड करते हैं। कंफ्यूज हो गए तुम इसमें, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा के जो हम एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसका मतलब रिएक्शन क्या है, वो रिजिड रिएक्शन है, हीट रिएक्शन है, अपने आप नहीं हो रहा है, हमें जबरदस्ती कराना पड़ रहा है। तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन का समझ में ज्यादा का है। इसमें क्या प्रॉब्लम मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके वेरिएशन पढ़ लें, इसके वेरिएशन पढ़ लें, ठीक, इसको हटाओ, ये समझ में आ गया, नोट कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने ट्रिक्स बताई थी, ठीक है। अब आते हैं आर्हेनियस इक्वेशन, ये आर्हेनियस इक्वेशन इन लॉग फॉर्म, ठीक है। आर्हेनियस इक्वेशन को लॉग फॉर्म में पढ़ेंगे, तो टेकिंग लॉग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इसका जो लॉग लेंगे ना बेटा, हम वो लेंगे नेचुरल लॉग, ln लिखते हैं, लॉग ई भी बोलते हैं। तो नेचुरल लॉग ln के इज इक्वल टू ln ए माइनस, अब इसका लॉग लूंगा तो क्या होगा, तो भाई ln का मतलब होता है लॉग ई, ठीक है। तो अगर मैं इसका नेचुरल लॉग बोल रहा हूँ, नेचुरल लॉग इसका ई ओवर मतलब लॉग ई का ई माइनस ई ओवर आर टी, अगर मैं ऐसा लूंगा ई कैंसिल हो जाएंगे, लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा ई ओवर आर टी। तो इसका जब मैं नेचुरल लॉग लूंगा लॉग ई, तो ई का लॉग ई जब मैं लूंगा तो ई कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा माइनस ई ओवर आर टी, ठीक है। ये समझ में आया, नेचुरल लॉग ए माइनस ई ओवर आर टी, याद आ गया, ठीक है। टेकिंग लॉग बेस्ड, ठीक है बच्चों। अब लॉग बेस्ड लूंगा तो क्या होगा, जो लॉग नेचुरल लॉग वाले टर्म्स हैं इनको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, नेचुरल लॉग को, यानी कि ln को जब आप लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो लॉग वाली टर्म्स को 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो लॉग बेस 10 हो जाएगा 2.303 लॉग बेस 10 के इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 ए माइनस ई ओवर आर टी, ठीक है। डिवाइड
द अबव इक्वेशन बाय 2.303। अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड करूं तो क्या बचेगा, log बेस 10k इज इक्वल टू log बेस 10a माइनस EA ओवर 2.303 इंटू 1/t। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है ना बेटा, ये 2.303 से डिवाइड करूँगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे यहाँ पे 2.303 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आया समझ में? गुड, अच्छी बात। ना वापस आ जाइए, इस इक्वेशन को रिलेट करो, किससे रिलेट करना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू c प्लस mx। ये ग्राफिकल वे है एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड करने का। ठीक है, ठीक है जी, अच्छा जी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा y एक्सिस, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव स्लोप, ये क्या हो जाएगा x एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं इसके बीच में log बेस 10k, देखो k ज्यादा, ठीक है, और यहाँ पे 1/t। अभी हमने क्या पढ़ा, t ज्यादा तो k ज्यादा, पर अगर 1/t ज्यादा तो k कम, है ना। t अभी तो पढ़ा, टेम्परेचर ज्यादा तो रेट ज्यादा, यानी कि रेट कांस्टेंट ज्यादा, पर 1/t है यहाँ पे, 1/t बढ़ेगा तो k घटेगा, तो लाइन क्या आएगी, नीचे की तरफ आएगी, तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। हाँ भाई, लाइन ऊपर जाती है तो स्लोप को बोलते हैं पॉजिटिव, और लाइन अगर नीचे आएगी स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। यहां से लेके यहां तक क्या, log बेस 10a। ठीक है, इंटरसेप्ट स्लोप को क्या बोलेंगे, स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए ओवर 2.303 r, है ना, r भी तो आएगा 2.303 r, सॉरी, ठीक है 2.303 r, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव ऑफ स्लोप इंटू 2.303 इंटू r। ऐसा समझ में। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है, क्या देखा है, आप नोट कर रहे हैं साथ साथ, मैं रब करता रहूंगा साथ साथ, मैं रब करता रहूंगा। ठीक है, इसको भी डाल दूं, चलिए बढ़िया। अब वो क्या बोलेगा, देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा बनेगा, इसमें न्यूमेरिकल बनता सीधा एकदम, द स्लोप ऑफ अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन, ठीक है, log k एंड 1/t इज -5240 k। कैलकुलेट, ये सीधा कैलकुलेट, ये ऐसे बोलेगा सीधा, ये क्वेश्चन है मेरा, सीधा क्वेश्चन बनता है। तो अब उसने आपको क्या दिया, आपने उसने आपको स्लोप दिया, स्लोप इज इक्वल टू कितना, -5240। अब बच्चे बोलते हैं सर ये के क्या है ना, अभी देखते हैं आगे। स्लोप हमेशा ऐसे के मतलब केल्विन है, सर ये केल्विन कहाँ से आया है, हमने कहा चलो करते हैं। अब मुझे ये निकालनी है, तो ये का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्लोप इंटू 2.303 r, ठीक है, -5240, यूनिट्स पे ध्यान देना के, इंटू 2.303 इंटू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, है ना बेटा। अब देखो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, जो भी वैल्यू आएगी माइनस इंटू माइनस प्लस 5240, के से के कैंसिल, इस के को, ये के इस के को कैंसिल करने के लिए इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 19.14 आता है। अभी ये एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या होगी, जूल पर मोल, केल्विन नहीं आना चाहिए ना, इसके केल्विन नहीं आना चाहिए, तो एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट क्या होगी, जूल पर मोल। आर की वैल्यू यूनिट क्या है, जूल पर केल्विन पर मोल, तो इस केल्विन को कैंसिल करने के लिए स्लोप में आपको जो भी स्लोप दिया होगा उसके साथ के जरूर होगा। समझ में आया, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा।
ठीक है, तो ये ग्राफ में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन हो गया साहब। ठीक, अब हम बात आ गया था पक्का। अब हम लास्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, लास्ट टॉपिक मतलब आर्डिनेंस इक्वेशन का लास्ट टॉपिक। ठीक है, ये सब नोट कर लिया ना, नोट कर लेना बेटा, पॉज मार के। ठीक है, ठीक है, अब पहले तो नोट बना लो, टेम्परेचर चेंज होगा तो के चेंज नहीं होगा, हिंदी में लिखो। अब क्यों नहीं होगा अभी बहस करेंगे। टेम्परेचर चेंज होने पर ये सॉरी के बोला शायद मैंने, ये चेंज नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होगा अभी बहस कर रहे हैं, अभी आएंगे इसको। टेम्परेचर चेंज होने पर ये चेंज नहीं होता, रट लिया, लिख लो इसे कॉपी के टॉप पे बोल्ड न्यूमेरिकल में पसंद है। ठीक है, डन, हटा दिया, गुड। आगे चले, अब मैं सेकंड पे आता हूं, एक्टिवेशन एनर्जी। बाय न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमेरिकल मेथड। अभी हमने कैसे निकाली एक्टिवेशन एनर्जी, ग्राफिकल मेथड। अब किसे निकाले जाना है बच्चों, न्यूमेरिकल मेथड से। ठीक है, अब आते हैं आगे चलते हैं। नाउ पढ़ेंगे, लेट K1 K2 अभी क्या है, रेट कांस्टेंट है, कब, एट टेम्परेचर T1। अब मैं टेम्परेचर चेंज कर रहा हूँ, टेम्परेचर चेंज होगा, देखो क्या है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, K इज इक्वल टू A इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ओवर आर टी। ठीक है, टेम्परेचर चेंज करने पे ये फ्रैक्शन चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज करने पे ये वाला फ्रैक्शन चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ पूरा ये फ्रैक्शन चेंज होगा। ठीक है, इसलिए के चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज करने पे ना तो ये चेंज होता है ना ए चेंज होता है, हाँ पर ये फ्रैक्शन चेंज होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये पूरा फ्रैक्शन बढ़ेगा, अभी बताया था स्टार्टिंग में, और टेम्परेचर कम करोगे तो ये वाला फ्रैक्शन कम हो जाएगा, इसलिए के कम हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा तो के ज्यादा तो रेट ज्यादा, रेट हटाओ, गुड। K2 रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2। अब मैं पहले लिख रहा हूँ कि T2 इज ग्रेटर देन T1, therefore K2 is greater than K1। ठीक है, बॉक्स में कर दिया साइड में, इसको अलग से कर दिया। anyone having any problem till now? ठीक है, हो गया। तो मैं आगे से क्वेश्चन को क्या लिखूंगा, therefore K1 is equal to A into e raised to power minus A over R T1। ये मेरी होगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। K2 बिल्कुल स्टार्टिंग से ड्राइव कर रहा हूँ, is equal to A into e raised to power minus A over R T2। दिखाई दे रहा है, RT2। राइटिंग में थोड़ा सा मुझे एक्सक्यूज कर देना। ठीक है, राइटिंग हमारी ग्रेजुएशन में आके और पोस्ट ग्रेजुएशन में आके बिगड़ी है, क्योंकि हमारे में शीट्स भरनी होती थी खूब सारी। ठीक है, 3 घंटे एग्जाम में जितनी शीट्स भर लो उतने नंबर मिलते थे। ठीक है, इसलिए अब क्या करें, टेकिंग लॉग ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, क्या जाएगा, नेचुरल लॉग K1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग A माइनस ए और RT1 थर्ड होगी, और नेचुरल लॉग K2 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग A माइनस ए और RT2 फोर्थ। अब बड़ी कौन सी, फोर्थ है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। चलिए बढ़िया बढ़िया, अब बड़ी कौन सी है, फोर्थ इक्वेशन बड़ी है, K2 बड़ा है ना K1 से, है ना, समझ में आया तक। तो 4 माइनस थर्ड कर देते हैं, इक्वेशन फोर्थ माइनस इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो लॉग A माइनस लॉग B, लॉग A अपॉन B, तो मैं क्या लिखता हूँ, लॉग K2 माइनस लॉग K1। चलो लिख लेते हैं, इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस माइनस ए ओवर RT2 माइनस ए ओवर RT1 हो गया। अभी क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग K2 ओवर K1 इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये ओवर RT1 माइनस ये ओवर RT2। ठीक है, टेकिंग लॉग बेसन। ठीक है, तो लॉग वाली टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, K2 ओवर K1 इज इक्वल टू, ये कॉमन ले लिया, R भी कॉमन ले लिया, 1/T1 माइनस 1/T2
ठीक है, हाँ है ना, समझ में आ रहा है बच्चों। अब इसको उठा के नीचे ले जाओ, तो लॉग बेस 10 K2 ओवर K1 इज इक्वल टू EA ओवर 2.303 R, ये नीचे आ गया, इंटू एलसीएम लोगे तो क्या आएगा T2 माइनस T1 ओवर T1 T2। ये मेरी लास्ट इक्वेशन होगी जिसमें कि टेम्परेचर चेंज करने पे रेट चेंज होता है। तो अब आपने 3 फॉर्म पढ़ लिया इस इक्वेशन की। नाउ वी हैव टू डू न्यूमेरिकल्स ऑन दिस। बस एक टॉपिक और बचा हुआ है, मैथमेटिकल डेरिवेशन का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? ठीक है, अब करते हैं, अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं, फिर करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है बच्चे, चलिए बच्चों लास्ट टॉपिक पे आते हैं, क्या है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रिएक्शन रेट। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, पहले इनको देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा बच्चों के दिमाग में उल्टा सीधा भरा हुआ है कैटलिस्ट को लेके। तो पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर कर दूं। अब देखो बेटा, कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, पर हमें जो काइनेटिक्स पढ़ना है इसमें हमें सिर्फ पॉजिटिव कैटलिस्ट पढ़ना है। पॉजिटिव मतलब हम ये लेके चलें कि जब हम कैटलिस्ट की बात करेंगे तो कैटलिस्ट विद इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट? ठीक है, नाउ पहली बात, पहला पॉइंट पढ़िए, कैटलिस्ट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। कैटलिस्ट रिएक्टेंट नहीं होता, ठीक है, रिएक्टेंट क्या होते हैं? रिएक्शन में कंज्यूम हो जाते हैं। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, ठीक है। और अभी हम यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट पे कंसंट्रेट करेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट हमें अगले चैप्टर्स जैसे कि सरफेस केमिस्ट्री आएगा, डी ब्लॉक आएगा, वहाँ पे जाके हम थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे कैटलिस्ट का, ठीक। तो हमने क्या बोला, अ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। कैटलिस्ट रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता। अब सेकंड पॉइंट देखिए, अब कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जब मैं बच्चों को बोलता हूँ क्या कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो जोर से आवाज आती है नो। अब यहाँ पे लिखा हुआ अब कैटलिस्ट में टेक पार्ट इन द रिएक्शन, कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। ये अगले चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री में बात करेंगे इसके ऊपर डिटेल में, अभी सिर्फ याद रखने वाली बात है। और कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बट जैसे रिएक्शन कंप्लीट होता है उसकी केमिकल स्टेट चेंज नहीं होती, वो वैसे का वैसे बाहर निकल जाता है, ठीक है। एग्रीड, यहाँ तक आ गया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला हमें सिर्फ पॉजिटिव कैटलिस्ट पढ़ना है, नेगेटिव कैटलिस्ट नहीं पढ़ना है। यानी कि पॉजिटिव कैटलिस्ट वो जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। अब कैसे बढ़ाएगा, यहाँ देखो, लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी अभी पढ़ा है हमने, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम, इसका उल्टा कर दो, एक्टिवेशन एनर्जी कम तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, और कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, क्या? एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, याद आ गया। अब तीसरे पॉइंट को लेके हमें कुछ डेरिवेशन करनी है, उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। इसको हटा दो, चलिए थर्ड पॉइंट याद कर लिया, एक बार फिर देख लीजिए, कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन, ठीक है। कैसे? अब ग्राफ में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है एक ग्राफ बना रहा हूँ मैं, कितनी एनर्जी चाहिए होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए होती है, यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। इसको रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोलते हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ रिएक्शन जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखना, सपोज ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से ER, ग्राफ आपने पढ़ रहा है, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से EP, और आपको पता है इन दोनों की एनर्जी को हम डेल्टा एच बोलते हैं। आपको पता है प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है, इसका मतलब डेल्टा एच नेगेटिव होगा, ये आपने पढ़ रहे हैं। ये होगा, ये जो ग्राफ है ये है विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है। अब अगर मैं कैटलिस्ट डाल देता हूँ सेम रिएक्शन में, तो अभी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, इसको मान लेते हैं EA1, ठीक है, विदाउट कैटलिस्ट। अब देखो कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, डेल्टा एच सेम है, रिएक्टेंट सेम है, एनर्जी सेम, प्रोडक्ट सेम है, एनर्जी सेम, तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी और प्रोडक्ट्स की एनर्जी के बीच के डिफरेंस को हम डेल्टा एच बोलते हैं। इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, वो अलग चीज़ है, ठीक है। पर रिएक्टेंट्स की एनर्जी और प्रोडक्ट्स की एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, बस ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये चेंज होगी, इसको हमने लिखा EA2, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या बोला, EA1 क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, in the absence of catalyst, in the absence of catalyst, ठीक है बच्चों।
और E2 क्या आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या आएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और बड़ा कौन सा है, ऑब्वियस सी बात है E1 बड़ा है, ठीक है, E2 से। सपोज रेट कांस्टेंट यहाँ पे K1 होगा, E1 बड़ा है किससे, E2 से, तो बड़ा कौन होगा, K1 K2, बड़ा कौन सा होगा, K2 बड़ा होगा K1 से, है ना। K2 क्या है, K2 रेट कांस्टेंट कब है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, एक्टिवेशन एनर्जी कम तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम। समझ में आ रहा है बच्चों, नहीं आ रहा है बेटा तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट्स लिखिए और हमें बताइए, ठीक है। अब आ जाते हैं आर्हीनियस इक्वेशन पे, थोड़ा सा और स्पेस को बचाते हैं। देयरफॉर आर्हीनियस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे लिखेंगे, K1 इज इक्वल टू A इंटू ई रेज टू पावर माइनस EA1 ओवर RT, ठीक है। ये क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, विदाउट कैटलिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। और K2 क्या होगी, A इंटू ई रेज टू पावर माइनस EA2 ओवर RT, ये विद कैटलिस्ट, ठीक है। टेकिंग लॉग ये मुझे हटाना पड़ेगा, चलो यहाँ से हटा दूंगा मैं बाद में, ये सब आप नोट करते रहिए साथ साथ। टेकिंग लॉग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो क्या आएगा, नेचुरल लॉग K2 K1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग A माइनस EA1 ओवर RT, ये सब थर्ड हो गई, ये पता है ना आपको, नेचुरल लॉग K2 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग A माइनस EA2 ओवर RT। टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर नहीं चेंज करेगा, ठीक है। बड़ी कौन सी होगी इनमें से, अगर मैं आपसे पूछूं बड़ी इक्वेशन कौन सी होगी, ये देखो कौन सी बड़ी, ये बड़ी में से छोटी को माइनस कर दें, फोर्थ माइनस थर्ड, तो क्या आएगा, नेचुरल लॉग K2 माइनस नेचुरल लॉग K1, ये कैंसिल आउट, इज इक्वल टू दिस माइनस EA2 ओवर RT माइनस EA1 ओवर RT, ये क्या हो जाएगा, log A माइनस log B, K2 ओवर K1, ये EA1 माइनस EA2, बड़ी कौन सी है, EA1 माइनस EA2, ये प्लस हो जाएगा ना, दिस माइनस दिस, बड़ी कौन सी EA1 है ना, तो बड़ी माइनस छोटी पॉजिटिव है ना, अपॉन RT, टेकिंग लॉग बेस 10, तो 2.303 log बेस 10 K2 ओवर K1 दिखाई दे रहा है आपको, इज इक्वल टू EA1 माइनस EA2 ओवर RT, हो गया, ये नोट कर लिया था। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास, log बेस 10 K2 ओवर K1 इज इक्वल टू EA1 माइनस EA2 ओवर 2.303 RT, ये है कैटलिस्ट की फाइनल इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तो थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट, अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कुछ केमिस्ट्री में मिलने वाला है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, इसको पढ़ो और समझ में नहीं आता तो मैसेज करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।